था तो कोर्ट में बल्कि कोई केस छोड़ कर आया, मुझे उन्होंने कॉल की तो मैंने कहा 11th आवर तो नहीं छोड़ा जा सकता, तो उन्होंने मेहरबानी की, वो अपना केस छोड़ दिया और तशरीफ लाए। उस वजह से थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए हम अपॉलोजाइज़ करते हैं आपसे। तो तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से और नात रसूल मकबूल से मैं रिक्वेस्ट करूँ कारी साहब से तशरीफ लाएँ और तकरीब का आगाज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم। आपके सामने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 16 तक 19 तक तिलावत की गई, जिसका तर्जुमा ये है। लुक़मान ने ये भी कहा कि बेटा, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो और वो किसी चट्टान में हो या आसमानों में या ज़मीन में, तब भी अल्लाह उसे हाजिर कर देगा। यकीन जानो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा बारीक बीन, बहुत बाखबर है। बेटा, नमाज कायम करो और लोगों को नेकी की तलकीन करो और बुराई से रोको, और तुम्हें जो तकलीफ पेश आए उस पर सब्र करो। बेशक ये बड़ी नेमत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। और लोगों के सामने गुरूर से अपने गाल मत पहलाओ और जमीन पर इतराते हुए मत चलो। यकीन जानो अल्लाह किसी इतराने वाले शेखीबाज को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल और रफ्तार में मियाना रवि व इत्तिदाल इख्तियार किए रखो और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखो, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधों की सी है और कुछ शक नहीं सबसे बुरी आवाज़ गधों की है। आपके सामने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर पेश कर दूँ। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे।
जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जज़ाकल्लाह खैर साहब। एक मुझे कंफर्म कर दें कि FIR की कापी आप सब लोगों को मिल चुकी है। एनीवन ऑफ यू नॉट गॉटन, जिसको नहीं मिली मुजाहिद साहब से जाते हुए ले ले। कल हमारे ऑनरेबल मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल आदिल अजीज काजी साहब जो है वो प्रैक्टिकली उस पर आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। आप में से कुछ लोग प्रोसिक्यूशन करेंगे और कुछ डिफेंस में होंगे। बेल उसकी जो FIR है उसमें बेल मैटर में आप आपस में डिसाइड कर लीजिए। तो इस दफ़ा वो मैं उस पर नोट नहीं दे सका आप लोगों को कि प्रोसिक्यूशन में कौन होगा और डिफेंस में। तो आप आपस में ग्रुप्स बना लीजिए, उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, जो उस पर सेक्शंस लगी हैं उनको पढ़ लें और कोई साइटेशंस अवेलेबल है कोई सीनियर से डिस्कस करके, और कल जो है प्रैक्टिकली आप आर्गो करेंगे उसको आप लोग। तो इसलिए जिसके पास नहीं है FIR वो जाते हुए कापी मुजाहिद साहब से ले लें और उस पर सारा अपना होमवर्क करके आइए कि लॉ सबसे पहले सेक्शंस पढ़ेंगे जो उन पर लगी हैं, जो उस पर फैक्ट्स FIR में दिए गए उनको देखेंगे। नेचुरली जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने नुक्ता नज़र से देखेगी और जो डिफेंस करना चाहते हैं वो अपने नुक्ता नज़र से देखेंगे। और कल 12:30 चूँकि कायद साहब ने कहीं जाना है तो वो जल्दी आएंगे, 12:30 स्टार्ट हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि आप 5 मिनट पहले असेंबल हो जाएंगे। और आज का लेक्चर थोड़ा सा पहले भी लेट है, इसलिए मैं फर्दर लेट नहीं करूँगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा जनाब खुर्रम महमूद कुरैशी साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपने लेक्चर, आज का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर लेक्चर है और ये सिविल CPC आपने पढ़ी तो लाजम मलजूम चीज़ें इसमें, तो इसके बगैर वो नहीं चल सकते। तो आप इसका इस्तेफादा करें, नोटिंग करें और क्वेश्चन भी करें और आप फ़ायदा उठाएँ पेश साहब के तजर्बे से। जनाब खुर्रम महमूद पेश साहब तशरीफ़। खुर्रम महमूद कुरैशी मेरा नाम है। 2003 से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में मेंबर हुए हैं और मोर देन 125 या 130 के करीब मेरे एसोसिएट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने एज ए विजिटिंग लेक्चरर वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनकी जो एकेडमी है वहाँ पर मैंने कानून शहादत क्रिमिनल लॉ भी वहाँ पे पढ़ाया है। ये छोटा सा एक तारुफ है। तकरीबन 25 के करीब मेरी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। मोर देन 1150 केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ पेंडिंग है और मैक्सिमम डिसाइड हो चुके हैं। मोर देन 1100 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंपल जो चूँकि आप लोग सब प्रैक्टिकल फील्ड में आ चुके हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के हवाले से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन रखूँ। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, मैं थ्योरी पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आर मेन थिंग कि आप उसमें मैक्सिमम लर्न कर सकें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट्स जो ये प्रोमलगेट किया गया 1877 में किया गया, उस 1877 में इसका मकसद ये था कि जो ऐसे डिफरेंट किस्म के लॉज हैं वो कंसिडरेट करके तो और उसके बाद जो स्पेसिफिक रिलीफ्स होते हैं, अगर बेसिकली सिविल राइट्स जो हैं आपके, उसके हवाले से आपको आपके लिए ये लॉ जो है ये प्रोमोगेट किया गया। बेसिकली रिलीफ जो है, रिलीफ क्या है, किसी आप जैसे बता सकते हैं कि रिलीफ आप किसको कहते हैं? रोजाना आप सुनते भी हैं, माशाल्लाह सारे लॉ ग्रेजुएट हैं। रिलीफ क्या है, क्या मतलब रिलीफ का? जी बताएं सर। टू प्रोवाइड अ रेमेडी टू एनी अग्रीव पार्टी, यानी एक अग्रीव पार्टी आती है उसको एक जैसे मतलब कोई रॉन्ग डूइंग। कौन आप प्रोवाइड करेंगे या मैं प्रोवाइड करूंगा? कौन प्रोवाइड करेगा? अदालत जो है। हाँ, अदालत जो है, कोर्ट। कोर्ट। व्हाट इज कोर्ट?
कोर्ट का वर्ड कहां पे डिफाइन हुआ है? कानून शहादत में, ठीक है, कोर्ट का वर्ड कानून शहादत में। एनी अथॉरिटी which can record the evidence, that is a court, except the arbitrator. उस कोर्ट की डेफिनेशन में आपके ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं, उसमें सिविल कोर्ट्स भी आते हैं, उसमें क्रिमिनल कोर्ट्स भी आते हैं, उसमें ये जो आपके इनकम टैक्स के कमिश्नर्स हैं ये भी कोर्ट की डेफिनेशन में आते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, बेसिकली जो स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जाता है उसके 9 डिफरेंट काइंड्स हैं स्पेसिफिक रिलीफ की, और वो हैं रिकवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, ये डील करता है सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 11 तक। सेकंड, परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, ये डील करता है सेक्शन 12 से सेक्शन 20 तक ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये स्टार्ट होता है ये चैप्टर सेक्शन 31 से सेक्शन 34 तक। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 38 तक। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 39 से सेक्शन 41 तक। एंड डिक्लेरेटरी राइट्स, जैसे सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल की जाती है, दैट इज सेक्शन 42 एंड 43। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर सेक्शन 34। एनफोर्समेंट्स ऑफ पब्लिक राइट, ये चैप्टर बेसिकली ओमिट हो चुका हुआ है, लेकिन ये सेक्शन जो थे सेक्शन 45 से 51 तक डील होता था। और प्रिवेंटिव रिलीफ, जैसे सेक्शन 52 से 57। अगर आप में से कोई भी सिविल प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये सब्जेक्ट आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। आपका कोई भी सिविल सूट, ख्वाह वो परफॉर्मेंस का मामला हो, ख्वाह वो डिक्लेरेशन का मामला हो, ख्वाह वो इंजेक्शन का मामला हो, स्टे मैटर हो, वट एवर द डिसीजन इज, वट एवर यू चूज, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो, रिसेशन हो, वो आपने इसी लॉ के तहत आपने फाइल करना है। ये लॉ क्या है? आपके लिए डिफरेंट रेमेडीज प्रोवाइड करता है, तरीकाकार बता देता है किन किन राइट्स को। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, तरीकाकार नहीं बताता। प्रोसीजर लॉ आपका दिया हुआ है सीपीसी में, सीपीसी एक पूरा प्रोसीजर बताती है कि आपने फलां काम कैसे करना है, उसका क्या तरीकाकार होगा, उसको किस किस मद में, उसकी क्या क्या लवाजमात होंगे, उनको आपने पूरा करना है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ की बात करेंगे तो सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ कुड हैव बीन ग्रांटेड बाय ए कोर्ट ऑफ सिविल लॉ, a civil court or a civil court of the original jurisdiction or the even district court of the original jurisdiction किस किस्म की रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। उससे पहले कि मैं मजीद इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के चैप्टर को टच करूं, आपको जुरिस्डिक्शन को देखना पड़ेगा कि वंस यू वांट टू अवेल एनी रेमेडी अंडर द लॉ, कि आपने रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए जाना है, आपने डिक्लेरेशन के लिए जाना है, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट के लिए जाना है, आप किस कोर्ट में पिटीशन को, अपने सूट को फाइल करेंगे, किस कोर्ट में पिटीशन को फाइल करेंगे, उसके लिए जुरिस्डिक्शन डिफरेंट कोर्ट की मुतय्यन होनी है। जैसे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से नीचे जो वर्ड यूज हुआ है लेस देन 50 मिलियन रुपीस, जो लॉ में सिविल कोर्ट एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आई है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि लेस देन 50 मिलियन रुपीस। 5 करोड़ से कम मालियत के जितने भी दावाजात होंगे इन ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में आप सिविल सूट फाइल करेंगे। वहां पे किसके तहत फाइल करेंगे? ऑब्वियसली द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अंडर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। जैसे आपकी सूट होगी सूट फॉर द डिक्लेरेशन मैंडेटरी परमानेंट इंजेक्शन, आपकी सूट होगी आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, आपका सूट हो गया रिसेशन का, कंसेशन का, रेक्टिफिकेशन का, possession का। what sort of suit you want to institute under the law before the civil court, the only law which govern that is the specific relief act, और उसकी जो रेमेडी प्रोवाइडेड है वो है वो उसके जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। अब सेक्शन 5 जो है वो डील करता है, सेक्शन 5 जो है वो डील करता है डिफरेंट किस्म की रेमेडीज को, जो आपके सामने 9 किस्म की रेमेडीज मैंने गिन के रख दी। सबसे पहले हम जाते हैं कि पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 8 इज डीलिंग विद द पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये चीज आप देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से सेपरेट सेक्शंस मौजूद हैं, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो 2 सेक्शंस हैं वो सेपरेट हैं, वो है सेक्शन 8 और सेक्शन 9। इन सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में भी एक स्पेसिफिक डिफरेंस मौजूद है, और इसी तरह सेक्शन 11 और सेक्शन 10 में भी एक स्पेसिफिक डिफरेंस मौजूद है। दैट इज डीलिंग Section 10 and Section 11 is dealing with the specific with the movable property, not the immovable property. Whereas the Section 9 and Section 8 and Section 9 are dealing
with specific immovable property. अब immovable property क्या है? किस चीज को immovable property कहते हैं? immovable property का वर्ड कहां पे डिफाइन हुआ है? Anyone? Transfer of property section 50, आगे बढ़े 52, ठीक है? 52, 53, 54 में अगर आप पढ़ेंगे उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है एनीथिंग अटैच विद द लैंड विद द अर्थ. this courtroom, या ये courtroom अब से क्या नहीं है, रोम है. This is immovable property. This can't be converted. This can't be moved from one place to another place. Even बाज जगह पे दरख्तों को भी immovable property की definition में लाया गया है. ठीक है जी. Unless and unless those are attached with the earth. Plots हैं. आपकी डिफरेंट किस्म की जो anything which can't be moved from one place to another place or anything which can be moved from one place to another place, that is movable property. एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं. आपके सामने होंगे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. कितने किस्म के हैं? 7 किस्म के हैं. नंबर 1 ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन्स, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और क्या है? प्लांट ब्रीडर्स राइट्स, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्लांट ब्रीडर राइट्स. यस, वो तो आपकी इसकी डेटा तो आ जाएगा ना, कॉपीराइट में आ जाएगा, या अगर उसको डोमेन नेम लेते हैं तो वो आपका उसके ट्रेडमार्क में आ जाएगा. ठीक है जी. अब ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं. हाँ, पर्सनल डेटा that could be, वो आपका अगर उसका रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो आपका ऑब्वियसली वो कॉपीराइट की डेफिनेशन में आएगा. अगर वो उसके भी फिर आगे फर्दर डिफरेंट काइंड्स होती हैं. अब उस काइंड में ले गया तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. जैसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क की 45 डिफरेंट काइंड्स हैं, और इसी तरह ट्रेडमार्क की 45 काइंड्स हैं, और जो कॉपीराइट है उसकी 4 डिफरेंट काइंड हैं, जिसमें आर्टिस्टिक वर्क है, जिसमें सिनेमेटोग्राफिक वर्क है, जिसमें रिकॉर्ड वर्क है, और एक लिटरेरी वर्क है. ये 4 किस्म की डिफरेंट काइंड्स होती हैं. लेकिन हमने चूंकि यहाँ पर ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे स्पेसिफिक लीफ एक्ट का सब्जेक्ट हैं, लिहाजा हम इनको मद्देनजर रखते हुए हम उस एलिमेंट को भी टच करेंगे. मीनिंग देयर बाय वी विल टच 3 सॉर्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज: मूल प्रॉपर्टी, इमूवल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. We will touch these three things. अच्छा, अब सेक्शन 8 जो है that says कि any person who is entitled to any property, who is entitled to any property. What is entitled? देखें, you are all almost lawyers. Obviously, we will take license from Islamabad Bar Council within few days. But right interest. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं. इंटाइटलमेंट का क्या मतलब है? जिसके पास टाइटल हो, ऑनरशिप राइट्स हो, ऑनरशिप हो, और कोई ऐसा शख्स कि जिसका ऑनरशिप राइट्स किसी प्रॉपर्टी के ऊपर हो. ये प्रॉपर्टी मेरी मलकियत है, फॉर एग्जांपल, एंड आई हैव डिस्पोज्ड फ्रॉम हियर. आई कैन इंस्टीट्यूट अ सूट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक लीफ एक्ट. सिमिलरली मेरा सेक्शन 9 के तहत मेरा टाइटल, मेरी ऑनरशिप इस प्रॉपर्टी में नहीं है, बट आई एम लीगली होल्डिंग दिस प्रॉपर्टी बीइंग अ टेनेंट. मैं यहां पे आया हूं, ठेके पे मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है, मैं यहां पे आया हूं. इफ आई हैव बीन डिस्पोजेस्ड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर बाय एनी पर्सन बीइंग एग्रीव्ड, आई कैन इंस्टीट्यूट अ सूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द स्पेसिफिक लीफ एक्ट. सेक्शन 8 मैंने बता दिया, उसमें टाइटल इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. आपका टाइटल नहीं है, आप सेक्शन 8 की रेमेडी अवेल करेंगे. और अगर इफ यू हैव बीन डिस्पोजेस्ड देन यू हैव टू अवेल द रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9. सेक्शन 9 में टाइटल का होना मैंडेटरी नहीं है. सेक्शन 9 में टाइटल का होना मैंडेटरी नहीं है. सेक्शन 8 में टाइटल का होना मैंडेटरी है. अब आते हैं जी सेक्शन 10. Section 10 is dealing with the property with a movable property. Movable property क्या है? Which can be removed from. देखिए, मैं समझता हूं कि being a lawyer हमें एक different definition देनी चाहिए. जी. Sir, anything that is not fixed to the land. That is not fixed to the land. From Obviously. one place to another is termed as. Yes, this is the absolute definition.
देखिए, बीइंग अ लॉयर आपने एक कंप्लीट बात करनी है, अनएम्बिगुअस बात नहीं करनी है। आपने परफेक्ट टू द पॉइंट आपने बात करनी है। मैंने कहा सिविल लॉ पे अगर आपने टच करना है तो यू कांट इवन लीव दिस सब्जेक्ट, किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते। इसमें भी सेक्शन जो 10 है वो भी एंटाइटलमेंट ऑनरशिप की बात करता है। इफ यू हैव द ऑनरशिप ऑफ अवर द एनी प्रॉपर्टी, गाड़ी में आपसे छीन लेता हूं, गाड़ी आपकी मिल्कियत है, मिस्टर ए की मिल्कियत है, मैडम की मिल्कियत है, किसी की मिल्कियत है, गाड़ी में छीन लेता हूं, मिल्कियत आपकी है, ऑनरशिप आपकी है, यू कैन इंस्टीट्यूट ए सूट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द स्पेसिफिक लीव एक्ट। लेकिन अगर मेरे पास टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का, ऑनरशिप नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सेक्शन 11 की रेमेडी अवेल करेंगे, जहां पे जिस प्रॉपर्टी से आपको रिमूव किया गया है या जो प्रॉपर्टी आपसे छीन ली गई है, आपके कब्जे से ले ली गई है, यू कैन अवेल द रेमेडी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द स्पेसिफिक लीव एक्ट। चूंकि टाइम शॉर्ट है, टू द पॉइंट चलूंगा और सिर्फ उन रेलेवेंट सेक्शन को टच करूंगा कि इस मिनिमम वक्त में मैं आपको मैक्सिमम आपको मैं डिलीवर कर सकूं। देखिए, ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, दैट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या है? 4 सूबे हैं। एनीवन? कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 5। पाकिस्तान को डिफाइन किया गया, पाकिस्तान टेरिटरी को डिफाइन किया गया, इंक्लूडिंग 4 प्रोविंसेस, Islamabad capital territory, any areas which has accession with the Pakistan, उन तमाम टेरिटरीज के ऊपर ये लॉ अप्लाई करेगा। देखिए, लॉ को पढ़ना है तो उन वर्ड्स को फोकस करना पड़ेगा। इवन एक कॉमा को भी आपको फोकस करना है, आपको फुल स्टॉप को भी फोकस करना है। उसको नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, ऊपर से उधर के चले जाएंगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, देयर आर 4 टाइप्स। कौन कौन सी है? सेक्शन 12, इफ एन एग्रीमेंट हैज बीन ब्रीच्ड, कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें द कोर्ट इज बाउंड टू ग्रांट द डिग्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट। एक पार्टी ने अपना कर ली है और दूसरी पार्टी अब ब्रीच कर ली है, या फिर कोई थर्ड पार्टी। There are 4 situations in section 4. सर, एक तो यही है ना कि एक पार्टी अगर कर ले और दूसरी ब्रीच कर ले तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। दूसरा एक अगर थर्ड पार्टी का अगर कोई फायदा है बीच में, तो अगर उसको नुकसान होगा तो होगा, तो ये मैंने बात है की कि being a lawyer you have to give a perfect answer। और आपके जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मोर देन 45% केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इवन इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो चल रहे हैं, वो ये सेक्शन 12 के तहत या सेक्शन 21 के तहत चल रहे हैं। सेक्शन 12 इज डीलिंग with the situation where the court can grant specific performance decree for the specific performance of the agreement, और सेक्शन 21 जिनमें कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है कि इन सिचुएशंस में आप डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं कर सकते। कौन सिचुएशन है? अब देखें, ये जो 4 सिचुएशन मैं आपके सामने बयान करूंगा, इनका उल्टी बात जो है, इनकी जो अपोजिट बात है, वो सेक्शन 21 में लिखी होगी विद सर्टेन एडिशंस। क्या कहते हैं? व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इन द परफॉर्मेंस सोली और पार्टी इज ए ट्रस्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आप ट्रस्ट की बेस के ऊपर मैं आपको कहता हूं कि जी मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में एक डेटा पड़ा हुआ है, मेरी सारी जिंदगी की कमाई इस मोबाइल में है, मेरे लैपटॉप में, मैं आपको देता हूं कि जी आप जाएं, आप जाके उनको दे दें, फलां जगह में मेरे घर पहुंचा दें, मेरे ऑफिस पहुंचा दें। आप ऐसा नहीं करते। आई हैव 2 रेमेडीज। 1 रेमेडी अंडर द क्रिमिनल लॉ अंडर सेक्शन 406 ऑफ पीपीसी कि you can institute, you can lodge an FIR under section 406 for the criminal breach of trust, नंबर 1। और सिविल रेमेडी की तरफ आप जब जाएंगे तो एक एज ए ट्रस्ट, या मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, या अदरवाइज भी आप अगर ट्रस्ट देखते हैं, डिफरेंट ट्रस्ट को प्रॉपर्टीज दे दी जाती हैं कि ट्रस्ट रखवाला है उसका, ट्रस्ट ने उनकी
केयर करनी है उस प्रॉपर्टी की, वो नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में a suit for the special performance could have been brought and the court may grant the degree for the special performance of act. सेकंड सिचुएशन ये है कि जहां पर ये असरटेन ना हो सके कि एक्चुअल डैमेज क्या कॉज हुआ है और कितना कॉज हुआ है, उस सूरत में स्पेशल परफॉर्मेंस की डिग्री दी जा सकती है। इसमें डिफरेंट रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12 में दी हुई है, वो आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगी। तीसरी चीज है वो ये है कि जहां पे पिक्यूनियरी कंपनसेशन जो है, मनी कंपनसेशन इन द शेप ऑफ मनी दैट कांट बी ग्रांटेड। मैं कहता हूं कि एक, जैसे यहां पे रजिस्ट्रेशन में एक चीज दी हुई है कि एक गुलदान है या एक कोई पेंटिंग है, एक सीनरी है, किसी ऐसे सातकैन ने बनाई थी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा सातकैन का, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट आर्टिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट किस्म की सीनरीज, पोर्ट्रेट्स बनाए। अब वो क्योंकि फौत हो चुके हैं, एक फौतशुदा शख्स की ऐसी कोई पोर्ट्रेट बना के गया, अपनी जिंदगी में देके गया, उसकी अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ऐसी चीज जिसकी अल्टरनेट मौजूद नहीं है, या उसको अगर मनी की सूरत में कंपनसेशन दे दी जाए, तो दैट इज नॉट द एडिक्वेट रेमेडी, वो मुनासिब रेमेडी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी द कोर्ट कैन ग्रांट ए डिग्री फॉर द स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। थर्डली, कि अगर एक बंदा है, उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ, आप में से किसी के खिलाफ अगर कोई एक कोर्ट डिग्री पास कर देती है, तो दैट कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम हिम। गरीब है, सोर्सेज नहीं है, आपसे लिया ही नहीं जा सकता, अल्टरनेट रेमेडी अगर आपको दे देते हैं, तो इन सच सिचुएशन ए डिग्री फॉर द स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट कुड बी पास। देखिए, एक प्लॉट है, मैं सेल करता हूं 1 करोड़ रुपए का, मिस्टर ए को सेल कर दिया प्लॉट। मिस्टर ए से मैंने 10 लाख रुपए ले लिए, 2 महीने का हमारा बैलेंस सेल कंसिडरेशन की अमाउंट की हद तक हमारा एग्रीमेंट तय पाया कि जी हमने 2 महीने में बाकी पेमेंट देके प्लॉट आपसे ट्रांसफर करवा लेंगे। वो नहीं करता, ड्यू टू वन रीजन और द अदर। You have the remedy to file a suit for the special performance of the agreement that I need this sort of the plot, this plot in this location, in this particular category, this particular size, which is available to me, and I have entered into an agreement, and मैंने offer acceptance of consideration की तीनों बातें जो हैं वो complete की हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कैन ग्रांट द डिग्री फॉर द स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। इसी को अगर अपोनेंट देख लेंगे तो वो आपके पास आ जाता है सेक्शन 21 की सूरत में कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें द कोर्ट कैन रिफ्यूज ग्रांट ऑफ द स्पेशल डिग्री फॉर द स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। जी सर, सॉरी, एक क्वेश्चन है जी प्लीज। यूजली आपकी जितनी भी एग्रीमेंट्स बनती हैं मोस्टली आपकी रिटन में होती हैं, बट देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स जो कि आइदर आपकी ओरल होती है या एग्रीमेंट्स बाय कॉन्डक्ट परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। सो एग्रीमेंट्स जो कि बाय कॉन्डक्ट परफॉर्म होती हैं, आर दे लायबल टू बी गिवन द सेम रेमेडी अंडर द स्पेसिफिक लीव एक्ट? देखिए, ओरल एग्रीमेंट्स आर आल्सो बाइंडिंग, बट यू हैव टू प्रूव दोस एग्रीमेंट्स। ओरल एग्रीमेंट को प्रूव करना आसान नहीं होता। सपोज आप मार्केट जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं खाना खाना चाहता हूं, वो उन्होंने एक सर्विस आपको ऑफर की हुई है खाने की, आप नोटबुक लेने जाते हैं, उन्होंने एक डिस्प्ले में रखा हुआ है, दैट इज देयर ऑफर, एंड यू आर गोइंग एंड ऑफर देम दिस, यस आई वांट टू परचेज दिस बुक, नोटबुक, पेन, व्हाटसोएवर, आप परचेज करते हैं। वो आपका बेसिकली ओरल एग्रीमेंट है, आप पैसे देते हैं, पैसे उस बंदे की कंसिडरेशन दुकानदार की हो जाती है और आपकी कंसिडरेशन वो नोटबुक या बाल पेन हो जाती है, ठीक है। दैट वाज एन ओरल एग्रीमेंट, दैट इज इक्वली बाइंडिंग, दैट इज इक्वली बाइंडिंग। थोड़ी सी सिचुएशन में आपके सामने यहाँ पे और चीज रखूंगा। इन केस ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोगों ने 3 पढ़े होंगे, लेकिन जो लेटेस्ट जजमेंट्स आई हैं उसमें 7 इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर ओरल गिफ्ट को आप साबित करना चाहते हैं, क्योंकि ओरल का क्वेश्चन किया कि वेदर द ओरल एग्रीमेंट इज बाइंडिंग और नॉट, तो इस ओरल एग्रीमेंट के लिए भी देयर आर 7 सिचुएशंस। 1 ऑफर, 2 acceptance, 3 possession, 4 the place where the donor has announced the gift to the donee, the place, the time, the witnesses, ठीक है, the date,
7 इंग्रेडिएंट्स हैं। इन 7 के 7 को आपने अपनी प्लीडिंग में भी मेंशन करना है और आपने अपने एविडेंस के थ्रू भी इस चीज को साबित करना है। अगर इनमें से आप किसी भी एक भी एलिमेंट को, एक भी इंग्रेडिएंट को अगर आप मिस कर देते हैं, आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते, तो दैट ओरल एग्रीमेंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड गिफ्ट। 2016 CMR है, पेज नंबर, तो दो जजमेंट्स हैं इसी जो जहां पे हमने 7 इंग्रेडिएंट डिफाइन किए। 2016 CMR है, 2018 CMR है। पेज नंबर मेरे ज़हन में नहीं है इस वक्त, और ये दोनों 2016-18 की जजमेंट्स हैं। उसमें उन्होंने ये, उन तमाम जजमेंट्स में, उन दोनों जजमेंट्स में उन्होंने ये कहा है कि these facts, these 7 ingredients you need to mention in your pleading. Number one, you have to need to mention in your pleading, number one, and secondly, you have to prove through cogent evidence कि yes, ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 7 फुलफिल हो रहे हैं। अगर ये 7 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन इंस्टीट्यूट द सूट। नाउ इसी से जो रेलेवेंट एक और चीज है वो है आपका लिमिटेशन। एक लॉ ने तो रेमेडी आपको दे दी है कि यस, you can institute a suit for the specific performance of the agreement, for the performance of any agreement. But there is a limitation. Limitation has been provided. Limitation has been provided under Article 113 of the कौन सा law? Limitation Act. Article 113 of the Limitation Act. Now there are two situations mentioned in Article 113 of the Qanun-e-Shahadat. Sorry, Limitation Act. Two situations. One, मैं कहता हूं कि मैंने मिस्टर ए से एक प्रॉपर्टी परचेज की, उसके 1 करोड़ रुपए में थी, 10 मिलियन में थी। 10 मिलियन में से 2 मिलियन मैंने एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट मैंने पे कर दिए। रिमेनिंग अमाउंट इज 8 मिलियन। 8 मिलियन मैं कब पे करूंगा? स्पेसिफिकली अगर एग्रीमेंट में ये डेट मेंशन है कि जी 31 मार्च 2023 को आपने बैलेंस पेमेंट अदा करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लेनी है। द डेट, इफ ए स्पेसिफिक डेट इज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, देन द लिमिटेशन शैल बी स्टार्टेड, शैल बी कम्यूटेड फ्रॉम द डेट फिक्स इन द एग्रीमेंट। वो कौन सी डेट थी? 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 से 3 साल की लिमिटेशन प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 113 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। नंबर 2, दूसरी सिचुएशन वहां पे क्या दिया है कि एक टाइम ड्यूरेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। जहां पे टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड नहीं है कि जी 20 लाख रुपए तो ले लिए, 2 मिलियन तो ले लिए, बाकी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर अदा करेंगे जी। अब वो ट्रांसफर कब? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, कब? 6 years. Anyone can give true answer? नहीं। This is a decree, this is a suit for the specific performance of agreement. और specific performance के जितने भी दावे हैं, specific performance of agreement के जितने भी दावा जाते हैं, उनकी लिमिटेशन 3 years है, उनकी लिमिटेशन 6 years नहीं है। 6 years limitation is provided only in case of declaration. Only in case of declaration. Suit for declaration. Secondly, Sir, if the time is essence of the contract, तो फिर भी क्या specific? उस पर मैं आता हूं इसके बाद। पहले मेरा जो मैंने क्वेश्चन रखा है आपके सामने, उसको थोड़ा सा वाजे कर दूं कि जहां पर ये कह दिया कि द रिमेनिंग अमाउंट शेल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, कौन सा लॉ अप्लाई होगा? लिमिटेशन कैसे कंप्यूट होगी? वो 3 साल कब से शुरू होंगे जी? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। आप थोड़ा सा क्री में लेकिन मजीद वाजे करें बात को, आपकी बात वाजे नहीं है। सर जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी होगी उस डेट से वो शुरू होगा। बेटा देखें, 2 चीजें। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्रीमेंट आज अनाउंस होता है, आज रिड्यूस इनटू राइटिंग होता है, लिखा गया एग्रीमेंट, 2 विटनेसेस आ गए आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 ऑफ द कानून-ए-शहादत एक्ट के तहत, कानून-ए-शहादत ऑर्डर के तहत।
2 विटनेस आ गए, उन्होंने प्रूव कर दिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। एग्रीमेंट साइन होता है 20 मार्च को, डेडलाइन हमारी तैयार होती है, तय होती है, वो होती है 31 मार्च होती है। जब 31 मार्च हमारी तय हुई तो लिमिटेशन शैल बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट डेट। लेकिन बाज एग्रीमेंट आप ऐसे भी देखेंगे जिनमें ये मेंशन होगा कि लिमिटेशन के द बैलेंस अमाउंट शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। वहां पे क्या सिचुएशन होगी? नहीं, that would be the limitation shall be started from the date of denial by the opponent party. वो कहता मैं नहीं कराता, प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई है, मैंने आपको गलत भेज दिया, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years he can file, he can institute a civil suit before the court of competent jurisdiction, he can obtain the stay order from the court and he can proceed further in accordance with law. He can get a degree from the court of law for preservation of his right. अब उसमें डेट ऑफ डिनाइल आ गई। फॉर एग्जांपल डेट नहीं लिखी हुई थी, स्पेसिफिक डेट। 2 सिचुएशन मैंने आर्टिकल 113 की बता दी। एक सिचुएशन ये थी कि उसमें टाइम ड्यूरेशन डेट स्पेसिफिकली मेंशन है कि जी 31 अगस्त इज द डेडलाइन, 31 अगस्त इज द डेडलाइन। 31 अगस्त के बाद अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो देन द डेट ऑफ डिनाइल विल बी कंसीडर्ड एज commencement date for the purpose of commutation of limitation period। वो हो सकता है 1 साल बाद शुरू हो, 2024 में शुरू हो, वो 2025 में शुरू हो। जब तक वो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर देता कि यस मैं आपको ये चीज नहीं देता हूं, आप अपना बयाना वापस दे लो या मैं बयाना रिजर्व करता हूं, फ्रॉम डेट दैट वेरी डेट योर टाइम लिमिटेशन शैल बी स्टार्टेड। एक क्वेश्चन पीछे से आया कि अगर इफ द टाइम इज द एसेंस ऑफ द एग्रीमेंट, then what would be the situation? जहां पे essence of agreement है, what is essence? Anyone? Essentials? It is one of the important factors for formation of a particular contract, like time. जैसे मैंने ये एग्जांपल कोट की कि 31st of March would be the final date for the execution of agreement। तो यहां पे इस सिचुएशन में 31 मार्च हो सकता है कि मैंने वो पैसे लेने हो 31 मार्च तक, मैंने बाहर किसी को भेजने हो, मेरा बाहर वीजा लगाओ, मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हो, मैं उनकी फी पे करनी हो, तो टाइम वाज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी कि दैट आई हैव टू रिसीव द सर्टेन अमाउंट विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड। अगर उस स्पेसिफिक पीरियड में वो अमाउंट मुझे नहीं मिलती तो मेरे लिए वो उतनी अहमियत नहीं रखती। दिस इज कॉल्ड द एसेंस। हाँ, एसेंस बाज़ों बात टूट भी जाती है। एसेंस किन सिचुएशन में टूटती है? एक सिचुएशन और नहीं, और एसेंस एक सिचुएशन में टूट जाती है। एक ये बताइए मैडम ने, एक 2 सिचुएशन और हैं। इंसान अपने कंडक्ट से जो सेलर या परचेज, जो सेलर है वो अपने कंडक्ट से उस टाइम को एक्सटेंड कर देता है। Suppose 31st of March was the final date। 31st of March फाइनल डेट थी। उसने कहा कि ये मुझे पैसे चाहिए, जैसे तैसे मर्जी लाओ, मैंने प्रॉपर्टी एक और का सौदा किया हुआ है, मैं आपसे पैसे लूंगा, मैंने जाके वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, उधर भी मेरा बयाना हुआ है, मैं यहां से उस सूरत में इस घर से निकलूंगा, इस घर का कब्जा उस सूरत में दूंगा कि मैंने आगे प्रॉपर्टी परचेज करनी है और आपने पेमेंट को इंश्योर करना है। तो ये टाइम ऑफ एसेंस है। अब अगर ये मेरी डील खराब होती है तो मेरी अगली डील भी खराब होती है, मेरी अगली डील डायरेक्टली इफेक्ट होगी। कैसे? अगर उस दिन के बाद 31 मार्च के बाद, बेशक अगले दिन ही मैं उससे किसी किस्म की पार्शियल या फुल अमाउंट में ले लेता हूं, रिसीव कर लेता हूं, इन राइटिंग टाइम को एक्सटेंड कर देता हूं, कोई लीगल नोटिस उसको भेज देता हूं कि जी आपने 31 मार्च वाज द लास्ट टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ द ड्यूज, फॉर द पेमेंट ऑफ बैलेंस इन कंसिडरेशन एंड यू हैव नॉट पेड दैट अमाउंट। आपको हम एक वक्त का और टाइम देते हैं, एक वक्त के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ये पेमेंट कर दें, अदरवाइज आपकी जो अर्नेस्ट मनी है दैट शुड बी फॉरफिटेड। तो इस कंडक्ट से उस शख्स ने अपना एसेंस को खत्म कर दिया।
अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा लीगली आगे चलते हैं, इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं कि ये जो घर मैंने बेचा था मिस्टर ए को, जिसकी मेरी 10 मिलियन रुपए तय पाई थी प्राइस, जिसकी 10 मिलियन रुपए मेरी प्राइस तय पाई थी, 2 मिलियन मैं वसूल कर चुका हूं, 8 मिलियन 31 तक है, यही घर मैंने ऑलरेडी किसी और को बेचा हुआ है। तो व्हाट द परचेजर विल डू, सब्सिक्वेंट अगर मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, व्हाट द परचेजर विल डू, परचेजर के पास एक ऑप्शन है, दैट इज अंडर सेक्शन 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये क्या ये एक डॉक्यूमेंट है? ये माइक एक डॉक्यूमेंट है? एनीवन इसको आप डॉक्यूमेंट कहेंगे, या ये कागज की शेप में होना चाहिए, ये किताब एक डॉक्यूमेंट है, या पेपर के ऊपर होना चाहिए? क्या ये एक माइक डॉक्यूमेंट है? क्या ये टिश्यू बॉक्स है, ये डॉक्यूमेंट है? हाँ, एक सर एनीथिंग जिसकी लीगल वैल्यू जो है यानी बन सके, कोई वो डॉक्यूमेंट हो उसकी यानी लीगल वैल्यू होती है, लीगल सैंक्टिटी होती है उस चीज़ की, जो कि प्रूव करनी होती है। ये माइक नहीं बन पाएगा क्योंकि ना इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी है, ना ये टिश्यू बॉक्स। जी Sir, any object that is capable of displaying any form of information, whether that is in written form or through images or through any means whatsoever, that can be termed as a document. एनी फर्दर क्लैरिटी? जी piece of paper sir जिसके ऊपर कोई information लिखी हुई है जिसको आप evidence के तौर पे आप लोग यस, which could be produced in evidence, any document, any substance, any material which could be produced in evidence, that is a document. ये एक, जैसे मैंने माइक का मिसाल दी, मैं कहता हूं कि ये माइक खींच के मारा, उसके सर पे लगा, उसका सर फट गया। Now, for the purpose of evidence law, for the purpose of evidence, this is a document. इसके ऊपर लिखा हुआ कि माइक्रोफोन कंपनी का माइक था, वो मेरे सर पे मारा इसने, या ये माइक्रोफोन का जो डॉक्यूमेंट था ये चोरी करके ले गया, मेरा माइक पड़ा था, ये मेरा मोबाइल सामने पड़ा था, ये चोरी करके ले गया। दिस इज अ डॉक्यूमेंट। एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, संगमरमर है। आपने देखा होगा कब्रों के ऊपर आप जाते हैं कब्रिस्तान में, वहां पे तख्तियों के ऊपर जो कब्रों के ऊपर लगी होती है, प्लेट्स लगी होती हैं, उनके ऊपर बंदे का नाम, उसकी वदियत, उसकी तारीख पैदाइश, उसकी डेट ऑफ डेथ मेंशन होती है। दैट इज ए डॉक्यूमेंट, दैट इज ए डॉक्यूमेंट। उसके लिए पेपर होना मैंडेटरी नहीं है। तो बात कर रहे थे हम उसी एग्रीमेंट से, क्योंकि एक एग्रीमेंट के एक एग्जांपल दे के मैं पूरी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के इस सब्जेक्ट के ऊपर घुमाना चाहता हूं। अब मैंने वो एग्रीमेंट में बता रहा था कि मैंने वो एग्रीमेंट, यही प्रॉपर्टी मैंने फर्दर किसी को भी सेल आउट कर दी। नाउ देयर आर 2 परचेजर्स एंड 1 सेलर। सेलर इज द सेम, परचेजर आर डिफरेंट। एक परचेजर देखता है, कहता है कि यार ये प्रॉपर्टी इसने फलां को बेची है, ये प्रॉपर्टी इसने मुझे भी बेची है, आई एम द प्राइम परचेजर। वो एक दावा फाइल करता है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 39 ऑफ कैंसिलेशन एक्ट of the specific relief act। वो फाइल करता है और फाइल करके उस डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन सीख करता है। अगर वो नहीं करता तो ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दैट केस वो डॉक्यूमेंट, वो एग्रीमेंट एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, एक हर्डल क्रिएट करेगा उसकी डिग्री के रास्ते में, कि भाई आपको पता था कि इसने ये प्रॉपर्टी फलां बंदे को भी बेची हुई है, आपको उसके कैंसिलेशन का दावा करना चाहिए था कि इसने पहले मुझे बेची है, फिर उसने इस बंदे को बेच दी है। ये क्या चक्कर है? फर्दर स्टेप जाते हैं। एक और एग्जांपल विद न्यू सेक्शन। इसी एग्जांपल में एक एग्रीमेंट है जो कि फ्रॉड के जरिए करवाया गया, मिसरिप्रेजेंटेशन उसमें हुई, और उस मिसरिप्रेजेंटेशन के नतीजे में मुझसे वो डॉक्यूमेंट साइन करवा दिया गया। तो आई हैव
two options. I can file a suit for the rectification of that document. कोर्ट को रेक्टिफाई कर सकती है. I can go for the cancellation of that document. ठीक है जी. आज मैं एक सूट फाइल करके आया हूं. उस सूट में क्या था? I filed that suit for the declaration. Although there were 3 different agreements between the parties for the sale of some property, but उन तीनों सेल एग्रीमेंट में एक बात कॉमन थी. एक बात उसमें कॉमन थी. वो बात कॉमन क्या थी? वो बात कॉमन क्या थी कि उसमें ये एग्रीमेंट ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, एक सेक्टर अनाउंस किया F14 F15. उसमें जो वो अलॉटमेंट हो सकती थी सिर्फ उन लोगों को कि जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं. एक साहब हैं, उन्होंने एग्रीमेंट उस एक खातून के साथ किया और उन्होंने कहा कि जी ये एग्रीमेंट है, आप अगर नहीं पे कर सकती, आई विल पे द एंटायर सेल कंसिडरेशन, आई विल पे द कॉस्ट ऑफ द लैंड, आई विल पे द ऑल सॉर्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट दिस प्लॉट व्हिच माइट बी अलॉटेड टू यू अगेंस्ट योर एंटाइटलमेंट. वो खातून एग्री हो गई. एक एग्रीमेंट साइन हो गया पार्टीज के दरमियान. एक एग्रीमेंट जब पार्टीज के दरमियान साइन हुआ, उसमें लिखा उन्होंने एक क्लाज उन्होंने लिखी विच इज कॉमन इन 3 एग्रीमेंट्स. वो फर्स्ट एग्रीमेंट में उन्होंने ये लिखा कि जब भी ये प्लॉट अलॉट होगा, इसको मिलकर बेचेंगे. बेचकर सबसे पहले हम डिडक्ट करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट आई है, वो डिडक्ट कर लेंगे. बाकी जितना भी प्रॉफिट हमें गेन होगा उसको हम 50% पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 50% पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऐसे सिचुएशन में मुझे कौन सा दावा करना चाहिए? आप में से कोई भी जवाब दे, आई अप्रिशिएट इट. क्या मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए? क्या मुझे डिक्लेरेशन में जाना चाहिए? क्या मुझे रिसेशन में जाना चाहिए? क्या मुझे कैंसिलेशन में जाना चाहिए? अगर वो रिट्रैक्ट कर जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, एनीवन? क्यों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि प्लॉट अलॉट हुआ उन खातून के नाम के. लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस्लामाबाद ने एक डिटेल जजमेंट पास की और उसने तमाम के तमाम प्लॉट जो थे जो इस बैलेंडिंग के नतीजे में अलॉट हुए थे वो तमाम के तमाम कैंसिल कर दिए. नाउ व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल विद मी? व्हाट आई शुड डू? मैंने एक क्लास जो कॉमन है तीनों एग्रीमेंट्स में कि whatever the profit will be arising out of this transaction we will contribute it equally. वो खातून अगर रिटर्न कर जाती है, मुकर जाती हैं, वो मुकर गई हैं, मुझे कौन सा दावा फाइल करना चाहिए? For specific performance. Reliance. Like reliance on like moving away from what she previously said. Something we have the reliability of What nature of suit I have to institute? Reach of trust. Yes. Reach of trust. सर नहीं, हमें डिक्लेरेटरी सूट फाइल करनी है. क्या डिक्लेयर किया जाए था दैट आई एम द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? वो बेसिकली जॉइंट इन्वेस्टमेंट हो गई. नाम उन खातून का इस्तेमाल हुआ, एंटाइटलमेंट उन खातून की इस्तेमाल हुई, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे इस्तेमाल हुए. तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस हो गई ना जी. नाउ आई एम द जॉइंट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. दे कांट सेल इट आउट टू एनीवन एल्स विदाउट माय कंसेंट, परमिशन एंड नॉलेज. सो आई हैव इंस्टीट्यूटेड सूट फॉर डिक्लेरेशन, मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन और 3 महीने डिफरेंट किस्म की रिलीफ मांगी. First relief, that my name be incorporated in the record of Federal Government Employees Housing Authority as co-owner. Second, mandatory injunction मैंने मांगा. Mandatory injunction कि the defendant be directed to incorporate my name. पहले तो मैंने क्या दिया कि I am entitled for the incorporation of my name in the title document.
मैंडेटरी इंजेक्शन में मांगा कि मैंने कहा हाउसिंग फाउंडेशन को डायरेक्शन दी जाए कि वो मेरा नाम इनकॉर्पोरेट करके अपनी रिपोर्ट पेश करें। थर्डली मैंने परमानेंट इंजेक्शन मांगा कि अनटिल एंड अनलेस दिस सूट इज बीइंग डिसाइडेड, इस प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे जो भी अलॉटमेंट हुई है वो ट्रांसफर ना की जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, वो ये रखा कि द प्लॉट व्हिच वाज बीइंग अलॉटेड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल अलॉटमेंट बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जब वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो मैंने फिर फोकस किया सिर्फ मेंबरशिप को, कि मेंबरशिप जो उनकी थी, मेंबरशिप तो खत्म नहीं हुई, मेंबरशिप तो वहां मौजूद है। तो वहां पर मैंने इनकॉर्पोरेशन के लिए मैंने अपनी प्रेयर की, और any plot which has been allotted or to be allotted, I have the equal right after deduction of the entire sale consideration. ठीक है। अब अगर डिक्लेरेशन में करता हूं, डिक्लेरेशन की दो सिचुएशन होती हैं। Anyone who deny my title, who deny from my title or character, मेरे इंटरेस्ट को, मेरे टाइटल को या मेरे कैरेक्टर को अगर कोई इनकार करता है तो मैं अपने उस डिक्लेरेशन के लिए कि मेरा टाइटल डिक्लेयर किया जाए, मेरी ऑनरशिप डिक्लेयर की जाए, आई हैव टू इंस्टीट्यूट सूट फॉर द डिक्लेरेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। मैं ये कह सकता हूं, मेरे पास केस चल रहा था कि जिसमें एक बाप, अभी भी चल रहा है मेरे पास, और बड़ा रिनाउंड पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, नाम मैं नहीं लेता, मुनासिब नहीं है। उन्होंने एक बच्ची अडॉप्ट की, उस बच्ची के माँ बाप नहीं थे और ये तालिबान की बच्ची थी, वहां से बच्ची अडॉप्ट की उन्होंने। अब बच्ची की उम्र 13 साल है। उन साहब ने इनकार कर दिया कि ये मेरी औलाद ही नहीं है, जबकि वो उसके तमाम वल्दियत में, तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, नादरा में, जहां जहां पे रिक्विजिट था नाम, उन्होंने वल्दियत में अपना नाम मेंशन किया, बट नाउ ही हैज रिट्रैक्टेड। एक और इसी तरह का केस, इसमें भी सूट फॉर डिक्लेरेशन आएगी कि यस, कोर्ट डिक्लेयर करे कि यस आई एम द डॉटर ऑफ दिस, बट एक्चुअल सिचुएशन डिफरेंट। एक साथ फोत हो गए, उन्होंने, उनकी औलाद थी, उन्होंने 3 शादियां की हुई थी, 2 शादियों में से उनकी औलाद थी, एक में से औलाद नहीं थी, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। सब्सिक्वेंटली वो बच्चे की उम्र थी कोई 23-24 साल, वालिद का इंतकाल हो गया। व्हाट द लॉ सेज, क्या इनकार कर सकते हैं? कौन से रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 64 एंड आर्टिकल 128 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। इसमें भी डिक्लेरेशन का सूट आएगा। यहां पे चूंकि बाकी जो सौतेले बहन भाई हैं वो उसके करैक्टर का इनकार कर रहे हैं कि इसका ये करैक्टर के ये इसका फलां का वालिद था, वो उसका वालिद नहीं है, ये लेपालिक बच्चा है। दिस टच द करैक्टर। आप कहते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1991 है, डॉक्यूमेंट्स में गलती से 1995 लिखी गई है, कोर्ट डिक्लेयर करे, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं मानता, कोर्ट डिक्लेयर करे कि मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज 1991, not 1995. For this purpose, someone is denying from your right, title or character, you have to institute the suit for declaration. Declare किया जाए कि these are the legal heirs of the deceased. This is a suit for declaration. कोई अपना राइट सरेंडर करना चाहता है, he will institute the suit for declaration, और उसमें जाके बयान आएंगे और वो अपना राइट सरेंडर करेगा। जी सर, जिस तरह ये आपने एग्जांपल दी थी वो कि वो बेटी की, तालिबान की बेटी को अडॉप्ट कर लिया, तो सर क्या वो गार्डियनशिप सरेंडर जो है यानी कर सकता है? जब उन्होंने यही शो किया, बच्ची की उम्र 13 साल से वो यही शो कर रहे थे कि ये उन्हीं की है, ये मेरी ही औलाद है, ये मेरी ही औलाद है और मैं इसको एज अपनी बायोलॉजिकल बच्ची मानता हूं। वो ये मानते आ रहे थे। नो दैट फादर हैज डिनाइड फ्रॉम दैट कैरेक्टर once she has attained the age of 13 years. ये बड़े इश्यूज देखेंगे आप यहाँ पे जब सिस्टम में आएंगे आप। Sir, maintenance provide
It's mandatory for the policy for materials to the child. Obviously, under the family laws, he's entitled and he's paying the maintenance. But he's on the other side, he's denying for the parentage of that minor. तो ये चैप्टर आ गया डिक्लेरेशन का. डिक्लेरेशन में दो बातें. एनीवन हु डिनाई फ्रॉम योर टाइटल कैरेक्टर, ठीक है, और योर लेजिटिमेट राइट कैन इंस्टीट्यूट a suit. Suit has to be instituted before the court of the competent jurisdiction. उसमें कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे देखने के लिए आपका एक क्वेश्चन लेता हूँ. कोर्ट की जुरिस्डिक्शन देखने के लिए आपने 3 तरह की जुरिस्डिक्शन को देखना होता है. एक, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन. नंबर 2, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. तीसरी कौन सी है? सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा क्या? जैसे आईपी का केस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस है. फॉर दैट पर्पस यू हैव टू अप्रोच टू द आईपीटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल. अगर वो सर्विस का मैटर है, यू हैव टू अप्रोच टू द फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल. अगर वो मैटर है relating to the anti-dumping, you have to approach to that particular forum. Competition का मैटर है, इंश्योरेंस का मैटर है, ड्रग्स का मैटर है, उसके लिए डिफरेंट कोर्स बनी हुई हैं, उसमें आप अप्रोच करते हैं. जी. सर, आपने जो सेकंड केस की बात की, उसमें 23 उसकी एज हो चुकी और वालिद की उसकी डेथ हो चुकी, जो कि उसमें नाम वगैरह में वसीयत वगैरह में लिखाया हुआ था. जी जी. तो क्या सर वो लेजिटिमेट उसका वारिस बन सकता है? क्या उसको उसकी अगर तो वो साबित कर देता है कि ये मेरी बायोलॉजिकल बच्ची नहीं है, then she will not be entitled. वो तो सर उसकी तो डेथ है और 23 और अगर उसके लीगल हेयर ये साबित कर देते हैं तो वो नहीं होगी, वो नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आर्टिकल 1 to 8 आप पढ़े ना कानून शहादत का, तो उसमें 2 बातें लिखी हुई हैं और 2 बातें बड़ी खतरनाक लिखी हुई हैं कि एक शख्स जिसकी शादी के 6 माह के बाद अगर कोई औलाद आती है, शादी के 6 माह के बाद, तो उसी की औलाद सदर की जाएगी. और अगर शादी के डिसॉल्व होने के 2 साल के अंदर औलाद दुनिया में आती है, अनटिल एंड अनलेस जो वाइफ है उसने की सेकंड मैरिज ना की हो, तो वो उसी की औलाद सदर होती है. ये आर्टिकल 164 कहता है, आर्टिकल 128 कहता है. सर, चाहे जो उसकी शादी के 6 महीने के बाद आती हो, बायोलॉजिकल साबित हो या ना हो, फिर भी तो फिर भी उसकी है. कानून प्रोटेक्ट करता है. ऐसा शख्स अक्सर आपने देखा होगा अपने माशरे में भी कि मियाँ बीवी 2 लड़का लड़की आपस में रह रहे हैं. आप लोगों को यही तारुफ है कि आपस में मियाँ बीवी हैं या उनके साथ कोई बच्चा रह रहा है. 2 मियाँ बीवी उनके साथ कोई बच्चा रह रहा है. आप लोगों को यही तारुफ है कि ये उन्हीं का बच्चा, ये उन्हीं की औलाद है. दैट इज ए रेलेवेंट फैक्ट. दैट इज ए रेलेवेंट फैक्ट. आर्टिकल 64. ठीक है. इसी तरह एक क्वेश्चन आता है इंजंक्शन का. इंजंक्शन कितने तरह के होते हैं? जी बताएं. सर 4 टाइप्स बताएं. टेम्पररी, परपेचुअल, प्रिवेंटिव एंड उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है ये भी जरा बता दें. ये इंजेक्शन होता क्या है? preventive relief for To prevent someone, to restrain someone not to a particular act. To restrain by the court of a competent jurisdiction to someone, to the defendant, not to do this and this act. तो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने शुरू से बोली हुई है कि प्रॉपर्टी मैं किसी और थर्ड पर्सन को सेल करना चाहता हूं, या अगर घर बना हुआ उस घर को डिमोलिश करना चाहता हूं, द अपोनेंट पार्टी can approach to the court of competent jurisdiction and they can seek the relief ad interim injunction from the court that this suit, that the defendant be restrained from demolishing the property, from further alienating the property in any manner whatsoever.
दिस वुड बी द वे आउट, यू कैन गेट इंजेक्टेड रिलीफ। और अगर अपोनेंट पार्टी को सुने बगैर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अगर कोर्ट रिलीफ ग्रांट करती है तो अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A CBC के तहत उसकी जो पीरियड स्टे वैलिड होगा दैट वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ओनली। अगर पार्टीज को सुन के करते हैं तो वो दैट वुड बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months अंडर ऑर्डर 39 रूल 2B एंड 2C के तहत वो ये कहता है कि अगर परमानेंट नेचर का इंजेक्शन आ गया दैट विल बी वैलिड टिल द फाइनल आउटकम ऑफ द केस। अच्छा जी, अब तीसरी बात पे आते हैं जी, इंजंक्शन। इंजंक्शन किन सिचुएशन में दिया जा सकता है, किन सिचुएशन में नहीं, कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है ग्रांट करने में। और इंजंक्शन की एप्लीकेशन किस लॉ के तहत फाइल होती है? इंजंक्शन की एप्लीकेशन अमूमन फाइल होती है ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC के तहत, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल और सब्सटेंटिव लॉ है दैट इज सेक्शन 56 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट। द कोर्ट कैन ग्रांट decree for the court can grant injunctive relief to any person. ठीक है। अब मैंने वहां पर एक बात आपसे की थी, जजमेंट भी आपको बता देता हूं, पढ़ने वाली जजमेंट है, अच्छी जजमेंट है, जो मैंने आर्टिकल 113 के ऊपर बताई थी आपको। वो जजमेंट थी PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 247। उस जजमेंट में इस क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन को डिफाइन किया गया है। अब लिमिटेशन इन केस ऑफ डिक्लेरेशन आ जाएगी, इन केस ऑफ लिमिटेशन आ जाएगी फॉर 6 years, इन केस ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट वो आ जाएगी लिमिटेशन फॉर 3 years। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Sir, I have a off-topic question on जी बताइए। contract offending rule. For example, like common law states this particular rule, contract offending rule states that कौन सा rule? contract offender. ये क्या है? Sir, ये एक rule है common law का. हाँ। I just want to ask if it's applicable in Pakistan. It's regarding interpretation of the terms of the contract. So it's like it states that if there are any ambiguous terms in the contract, it will be construed against the offerer. So is that even relevant here? देखिए मैं आपको चीज बताऊं। सबसे पहले जो लॉ अगर इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे ना, तो लॉ ये कहता है कि आपने प्लेन मीनिंग को अडॉप्ट करना है। प्लेन मीनिंग देखने, क्लियर मीनिंग देखने क्या है। जहां पे डाउटफुल होंगी तो या टर्म्स एंड कंडीशन डाउटफुल होंगी तो इवन देन अंडर सेक्शन आई थिंक 31 है स्पेसिफिक इफेक्ट का फॉर द रिसेशन, आपकी रेक्टिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन। आप जा सकते हैं कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं इसी स्पेसिफिक इफेक्ट के तहत। यानी आपने सिविल नेचर की कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई भी सिविल राइट्स है, इवन आप जो स्पेशल ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो उसमें भी जाने के लिए आपका यही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दैट इज अ रेलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है जी। डिक्लेरेटरी डिग्री एग्जीक्यूटेबल होती है सर? जी, डिक्लेरेटरी डिग्री एग्जीक्यूटेबल होती है सर? डिक्लेरेटरी की डिग्री की एग्जीक्यूशन नहीं होती है, उसकी एग्जीक्यूशन फाइल नहीं होती है, जबकि जो परमानेंट इंजंक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन फाइल होती है। इसके ऊपर सेटल लॉ है। अब लेकिन एक चीज छोटी सी मैं आपको बता दूं, कुछ सिचुएशन है जैसे करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ की बात है, करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ की बात है, उसमें आप जब डिग्री फाइल करते हैं, नादरा के खिलाफ आपने केस फाइल कर दिया कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ इज 1995 बट इनएडमिटली दैट हैज बीन मेंशन्ड एज 1991, तो उसके साथ आप मैंडेटरी इंजेक्शन या कंसीक्वेंशियल रिलीफ भी मांगते हैं। अब मैंडेटरी इंजेक्शन जब मांगेंगे तो मैंडेटरी इंजेक्शन की उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएंगे और वो डिग्री फिर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, उसका इफेक्ट चला जाता है मैंडेटरी इंजेक्शन में, और मैंडेटरी इंजेक्शन की सूरत में वो कि कोर्ट ये करे
अब एक सिचुएशन और देख लें कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में दावा डिग्री हो गया मिस्टर ए के हक में, सब्सिक्वेंटली वो अपील में चले जाते हैं, अपील में चले गए, अपील से जजमेंट रिवर्स हो गई। इन द मीनवाइल उसने इंप्लीमेंट करवा लिया था, एग्जीक्यूट करवा लिया था ऑर्डर को। अब क्या होगा? ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया, ऑर्डर execute हो गया on the basis of the first judgment and decree pronounced by the civil court. Against that order, he has preferred an appeal to the district court or the high court. तो उसके केस भी लॉ रेमेडी प्रोवाइड करता है कि आप सेक्शन 144 सीपीसी की एप्लीकेशन फाइल करेंगे और रिवर्स करवाएंगे सारी ट्रांजैक्शन को कि गोया के जो उससे पहले जो इनिशियल डिग्री पास होने से पहले मौजूद थी सिचुएशन उसको रिस्टोर करवाएंगे अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी, रेस्टिट्यूट करवाएंगे, तब जाके वो जी सर बताया गया था कि अंडर सेक्शन 113 if there is no date in the contract, time will run from the date of denial. So there might be cases where direct denial नहीं होता, मैंने respond कर रहा हूँ या deliberately ignore कर रहा हूँ, so in those cases what would constitute the date? आप कहते हैं ना आपके जी मैं इस बंदे के पास गया, वो मुझे इग्नोर कर रहा है और अपने एटीट्यूड से मुझे ओपनली ना तो नहीं कर रहा, लेकिन वो करना नहीं जा रहा, उसकी बदनीयती है, यू कैन इंस्टीट्यूट एक्सक्यूट इमीडिएटली, देयर इज नो बार एट ऑल। ठीक है जी। इसी के साथ एक और जजमेंट थी 2015 80 पेज 512, पेज 512। वो ये जो कैंसिलेशन की जो डॉक्यूमेंट की कैंसिलेशन के लिए जब आप कोर्ट में जाते हैं तो उसकी लिमिटेशन को प्रोवाइड करता है कि उसकी लिमिटेशन कितनी होगी, वो कैसे कंप्यूट होगी। ठीक है जी। एक और जजमेंट आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये जो एक साहब फोत हो जाते हैं, कोई भी साहब फोत हो जाते हैं, उनके फोत होने के बाद उनके जो लीगेसी डिस्ट्रीब्यूट होती है अमॉन्ग द लीगल हेयर्स में क्या क्या लीगेसी, उनकी पेंशन, उनकी ग्रेजुटी, उनका प्रोविडेंट फंड, ये सारी तर्के की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तर्का क्या है? तर्का वो है कि जब हर वो चीज जो कि कोई इंसान या मरने वाला अपनी जिंदगी में खुद लेने का, खुद इस्तेमाल करने का मजाज था, वो तर्के की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह देन सी यू नेक्स्ट टाइम। जी बताएं। सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 57 तक आप पढ़ेंगे तो दीज सेक्शंस आर डीलिंग विद द इंजंक्शन। ठीक है जी। और मैंडेटरी इंजंक्शन जो है सेक्शन 54 के तहत ये फाइल होता है, पिटीशन फाइल जो एप्लीकेशन साथ फाइल होती है या सूट फाइल होती है, उसी में रिलीफ मांगा जाता है सेक्शन 56 के तहत, सेक्शन 54 के तहत जी, स्पेशल रिलीफ एक्ट के सेक्शन 54 के तहत। सेक्शन 56 के तहत उसमें आप परमानेंट इंजेक्शन मांगते हैं। ठीक है। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, मनी को